नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में आजकल रोज कुछ न कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है और कुछ ऐसे छन-छन की न्यूज़ आती हैं जिसको देखकर, पढ़कर बड़ा इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि हर एक बार किसी नए चौराहे पर जाकर के राजनीति खड़ी हो जाती है कि अब किस मोड़ की तरफ जाएगी, राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी, सीधे जाएगी या पीछे जाएगी। अभी आप देख लीजिए अजित पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है, इनसे जुड़ी रोज खबरें आती हैं और रोज कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी और अजित पवार का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो बनी हुई है महाराष्ट्र में, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अजित पवार की जो पत्नी है सुनित्रा पवार, वो राज्यसभा के लिए जो है उन्होंने नामांकन कर दिया है। और कहा जा रहा है कि इसमें छगन भुजबल का नाम भी शामिल था और उन्हें ना करके अब सुनेत्रा पवार को आगे किया गया है। क्या इस बात से छगन भुजबल नाराज चल रहे हैं? ये भी अपने आप में एक खबर निकल के सामने आ रही है। छगन भुजबल जो है, उन्हें पहले नासिक की सीट, आपको याद होगा नासिक की सीट जो लोकसभा की है, वहां से पहले उन्हें टिकट देने की बात कही जा रही थी। काफी नाम आया कि नासिक लोकसभा सीट से छगन भुजबल लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया और ना ही वो लड़े। अब ऐसे में क्योंकि वो बड़े नेता हैं अजित पवार की जो एनसीपी है उनके, और ऐसे में अब फिर से उनका नाम पीछे करके सुनीता पवार का नाम आगे कर दिया गया है। तो क्या इससे वो नाराज हो गए हैं? बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि छगन भुजबल जो है उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है, उन्हें नाराजगी है इस बात से। लेकिन छगन भुजबल खुद क्या कह रहे हैं? छगन भुजबल एक मीडिया इंटरेक्शन उन्होंने किया और बोला कि ये सब तो वो बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये छगन भुजबल कहा है उन्होंने कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं, ये सब कुछ बहुत पहले से मैं देखता आ रहा हूँ और नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। हमने मंत्रिमंडल की हमारी मीटिंग हुई थी और हमने सब मिलकर ये फैसला किया है। सुनील तटकरे भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई थी और उसमें जो है ये फैसला किया गया कि सुनेत्रा पवार को जो है आगे रखा जाए। अब ऐसे में क्या छगन भुजबल के पास कोई और ऑप्शन बचता है कि वो नाराज अगर होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल में ये तय हो गया है कि उन्हें बनाया जाए, तो छगन भुजबल के बाद ऑप्शन भी क्या बचता है? खैर, आपको बता दूं कि छगन भुजबल जो है वो लोकसभा सीट से जब वो नहीं लड़े थे तो उनका दर्द भी छलका था जब उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटें जो है वो एनसीपी को मिलना चाहिए, अजित पवार के एनसीपी को। तो इस पर देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने भी कहीं मीडिया इंटरेक्शन में बोला था कि बीजेपी बड़ी पार्टी है तो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। और छगन भुजबल के 80 से 90 सीटों पर लड़ने वाली बात पर किसी भी नेता ने और कोई कमेंट नहीं किया था, नहीं ये कहा गया किसी और पार्टी की तरफ से ये कहा उनके अलायंस पार्टी से कि हाँ हम दे देंगे, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया। लेकिन छगन भुजबल ने जो है 80 से 90 सीटें मांगी थी। अब आगे इस पर क्या अपडेट है कि जो सुनित्रा पवार है वो चुनाव हार करा रही है बारामती से, जो खड़ी थी सुप्रिया सुले के सामने। आपको पता होगा हमारे रिपोर्ट्स और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आपने भी पढ़ा होगा कि बारामती में किस तरीके से पवार वर्सेस पवार की लड़ाई थी इस बार पॉलिटिकल, और सुनित्रा पवार जो है वो सुप्रिया सुले से हार गई। अब इसके बाद जो है राज्यसभा के लिए जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और आगे अब क्या कुछ खबरें आ रही हैं, क्योंकि अजीत पवार की जो एनसीपी है उसमें बहुत सारी एक साथ कई सारी खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो विपक्ष जो है, जो इंडिया गठबंधन है, वो लगातार अजीत पवार की पार्टी पे हमला करता रहता है। ऊपर से अजीत पवार खुद अपने ही पार्टी में जो है वो इन दिनों घिरे दिखाई दे रहे हैं। उनके नेता उनसे सवाल पूछ रहे हैं और दिल्ली में जो है कोई मंत्रिमंडल भी उन्हें जो है नहीं दिया जा रहा, और खासतौर पर ये भी रिपोर्ट्स है कि उन्हें रुकने के लिए कह दिया गया है। और ऐसे में अजीत पवार जो है उन्होंने भी बीजेपी को रुकने के लिए कहा हुआ है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल में उन्हें कोई जगह दी जाती है या नहीं दी जाती है, उनके किसी बड़े नेता को कुछ बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। अब ये तो समय बताएगा, वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी बीजेपी भी है और अजित पवार भी है। और ये खबर तो आपने सुनी होगी कि कैबिनेट में जो है वो जगह नहीं मिल रही थी, प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री बनाने के लिए कहा गया तो उसने अजित पवार ने मना कर दिया, प्रफुल्ल पटेल ने भी मना कर दिया क्योंकि वो कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब वो राज्य मंत्री कैसे बने? वो तो डिमोशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो घटनाक्रम घट रही है, इससे एक ही साफ बात इशारा निकल के जो सामने आ रहा है कि बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी के बीच में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। बहुत कुछ वैचारिक जो है वो मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ बातें जो है वो नहीं मानी जा रही एक दूसरे की। और इन सबके बीच एक और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि आरएसएस जो संघ है
उन्हें बीजेपी जो एनडीए अलायंस में जो अजीत पवार की मौजूदगी है वो उन्हें पसंद नहीं आ रही। पहले भी जो है ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि अजीत पवार से वो चाहते हैं कि अलग हो जाए और उद्धव ठाकरे से जो है रिश्ते सुधारे जाए, ऐसे आरएसएस और संघ चाहता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। अब उसके बाद जो सिचुएशन बना हुआ है, जो सर्कमस्टांस बने हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, इसको देख के ऐसा लगता है कि बीजेपी और अजीत पवार की जो अलायंस है, ये जो एनडीए अलायंस बनी हुई है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी, क्या ये कितने दिन चलने वाली है? क्या विधानसभा के चुनाव से पहले ही अजीत पवार बीजेपी से अलग हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है, इसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर ये सवाल है तो इसका जवाब है कि हाँ, कुछ हद तक ऐसे समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार जो है वो लगातार अपनी बातों को मनवा पाने में असफल दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के नेता जो उनसे कुछ पूछ रहे हैं, जो उनसे जवाब मांग रहे हैं कि पार्टी के नेताओं का भी ख्याल रखा जाए, और जिस तरीके से 2022 में जब मंत्रिमंडल बना था महाराष्ट्र की राजनीति में, जब यहाँ पे मंत्रिमंडल हुआ था, तब उस समय जो है बराबर तरजीह दी गई थी। उसके बाद कहा गया था कि एक और मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे जिसमें अजीत पवार के और भी नेताओं को जो है वो जगह मिलेगी, लेकिन वो अभी तक दूसरा हुआ नहीं। और अब दिल्ली में भी जो है वो उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिल रहा। अब ऐसे में जो है अजीत पवार के सामने क्या रास्ते खुलते हैं? क्या वो शरद पवार की पार्टी में वापस जाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो अगर अजीत पवार अगर शरद पवार की पार्टी में वापस जाते हैं तो फिर विधानसभा में क्या समीकरण बनेंगे? और क्या वो वापस जाते हैं तो शरद पवार उनको वापस अपनी पार्टी में शामिल करेंगे? क्या उनके पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, क्या उन नेताओं को अपने पार्टी में वापस लेंगे जिन्होंने अपशब्द कहे थे रैलियों में और इलेक्शंस में, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो छन छन कर सामने आ रही हैं। इतना जरूर है कि एनडीए को ये पता है, क्योंकि छगन भुजबल खुद भी ये कह चुके हैं। छगन भुजबल ने कहा था कि लोकसभा इलेक्शन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हमें रास्ते के पत्थर साफ करने होंगे, तभी हम अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि कैसे जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, या जो मुस्लिम समुदाय हमसे अलग क्यों हुआ, हमें वोट कम क्यों पड़े, हमें ज्यादा मतदान क्यों नहीं मिला। इन सब बातों पर जो है हमें सोच विचार करना होगा और पार्टी को इस पर बैठ के मंथन करना होगा। ये बात छगन भुजबल कह चुके हैं और एनडीए ये बात जानती है। एनडीए अलायंस के महाराष्ट्र में अगर सुधारना है परफॉर्मेंस, विधानसभा चुनाव में अगर अच्छा करना है, तो बहुत सारे काम हैं जो उन्हें करने पड़ेंगे, लेकिन समय इतना नहीं बचा है। और ऊपर से उद्धव ठाकरे, उन्होंने तो अब महाराष्ट्र की जो कह सकते हैं टूर, वो भी प्लान कर लिया है कि अब महाराष्ट्र में वो दौरे करेंगे जल्द से जल्द। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यूबीटी ग्रुप की बैठक हुई थी, जहां संजय राउत भी मौजूद थे, उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, और संजय राउत ने उस मीटिंग के बाद ये भी कहा कि 3 महीने बाद हम सरकार बदलने वाले हैं। अब सरकार बदल जाएगी 3 महीने बाद। और वहीं अभी आपने सुना कि शरद पवार जो है उन्होंने भी कहा है, किसानों से मिलने गए थे वो, और किसानों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी परेशानियों को लेकर के सरकार से बात कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो 4 महीने बाद मैं सरकार बदल दूंगा। ये पूरे कॉन्फिडेंस से शरद पवार ने ये बात कही है। तो ये सब देख करके ये लग रहा है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो पूरी तरीके से तैयार बैठा है, और वहीं एक तरफ एनडीए गठबंधन है जहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब पार्टी जो है उनमें आपस में ही एनडीए गठबंधन में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, मनमुटाव की बातें निकल के आ रही हैं। तो जमीन लेवल पे कितनी तैयारी कर पाएंगे 3 महीने में, या अपने पार्टी के नेताओं को कितना संभाल पाएंगे 3 महीने में, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो सब कुछ चीजें मैंने आपको बताई, ये एक समीकरण था, एक खबर के साथ में एक छोटी सी एनालिसिस भी थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति अपनी दशा दिशा तय कर रही है, और जो रोज रोज अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं उसकी वजह से आने वाले भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठ सकती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।